जय हिंद साथियों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर का मैथ का क्वेश्चन है जिसमें से मैंने 25 क्वेश्चन उठाए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें BODMAS का रूल लगेगा। अब सबसे पहले BODMAS के रूल में होता है कि हम छोटे ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, और छोटे ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन को ना लिखते हुए यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ भाग लगा हुआ है निशान। तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ गुणे का निशान लगा है तो 13 चौको 52 हो जाएगा। तो छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा 31 माइनस 52। ये छोटे ब्रैकेट के अंदर हो गया 31 माइनस 52। अब 31 में से 52 में से 31 घटा लेंगे क्योंकि 52 माइनस का है, ये 31 प्लस का है, तो माइनस का निशान लग जाएगा और ये बच जाएगा 21। 52 में से 31 घटाएंगे, 21 बचेगा। और यहाँ मझले ब्रैकेट में अब देखिए इतना लिखा हुआ है, ये छोटे ब्रैकेट का पूरा मेरा सॉल्व हो गया। अब ये हो जाएगा 30 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ पहले से, और मेरा ये 21 भी माइनस का ही आया है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस मिला करके हो जाता है प्लस। तो 21 30 प्लस 21 हो जाएगा 51। ये हो गया मेरा 51। अब 51 हो गया ये प्लस का, लेकिन यहाँ हुआ लिखा हुआ है 35 माइनस, बड़े वाले ब्रैकेट में देखिए ये उल्टा सॉल्व चल रहा है। 35 माइनस 51 हो गया। 35 में से 51 घटाएंगे तो माइनस का निशान लगा दीजिए, यहाँ घट जाएगा, ये बच जाएगा 11 में 5 घटाएंगे 6 बचेगा, और 4 में 1 गया 16, माइनस का 16 बच गया। अब माइनस का 16 बच गया और ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 16, और ये लिखा हुआ है 48 भागे 48 भागे। तब देखिए 16 से अगर भाग देंगे 48 को तो 16 3 48 3 आ जाएगा, लेकिन वहां माइनस का निशान लगा हुआ इसलिए माइनस लग जाएगा, तो -3 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव के बाद यहाँ से लास्ट में 4 डिजिट है, इसमें भी दशमलव के बाद 4 डिजिट है, और किसी में दशमलव के बाद 4 डिजिट नहीं है। तो ये 3 है तो यहाँ भी 3 है, डायरेक्ट देख लीजिए। और लास्ट में हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं उल्टा, इसको 3 हो गया लास्ट में, और ये 4 हो गया थर्ड डिजिट पे, और थर्ड डिजिट पे यहाँ 3 है, तो 4 3 7 हो गया। मतलब लास्ट के 2 अंक मेरे 7 और 3 आएंगे, तो डी ऑप्शन में मिल रहा है 7 3, तो इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब इसको पूरा आप ना सॉल्व करते हुए इतने आप 2 अक्षर देख लिए, आपको मिल गया आपका आंसर, क्योंकि और किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा 7 और 3। अगर चाहेंगे तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए टाइम बचाने के लिए ऐसा आप कर सकते हैं। अगर पूरा आपको सॉल्व करना है तो आप पूरा लिख लीजिए। 143 प्लस 14 इसमें जोड़ दीजिए, 4 3 7 4 1 5, 157 हो जाएगा, प्लस ये एक 158 हो जाएगा। इसके बाद में आप पूरा पॉइंट वाला सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आएगा सेम वही, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना है, तो योगफल का मतलब जोड़ना, इसको 7/48 लिख लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 16 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 16 3 48। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ऐसे। अब 48 इक्कम 48 हुआ और 16 3 48 हुआ, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे क्योंकि 7 इक्कम 7 हो जाएगा, प्लस 16 3 48 हुआ है तो साथ में 3 का गुणा कर देंगे, तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा। तो 21 और 7 28 हो जाएगा, ये 21 7 28 बटे 48। तो इसको काट देंगे, 28 4 से कट जाएगा, 4 सते 28, और ये 4 से कट जाएगा, 12 चौके 48, 7/12 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 225 और 375 का महासापा, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 150 का गुणनखंड क्या होगा, 150 का हो जाएगा 15 दशम में 150, 15 गुणे 10। अब आप 225 का निकाल लीजिए, 225 का 15 गुणे 15 हो जाएगा,
15 15 225 होता है। अब 375 का निकाल लीजिए। 375 का निकालेंगे, अगर आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 गुणे 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, 25 से हो जाएगा सीधे। मतलब 15 तो हमको इन तीनों में कॉमन मिल गया। अब देखिए इन तीनों नंबर में से भी कोई कॉमन मिलता है तो ये 10 है, तो ये 5 गुणे 2 हो जाएगा। ये 15 है तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। ये 25 है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब ये तीन नंबर भी कॉमन मिल गए। तो एचसीएफ तभी निकलता है जब तीनों नंबर, जैसे तीन संख्या है तो तीनों में कॉमन नंबर जो हो, तो तीन में कॉमन एक तो 15 मिल रहा है, एक हमको 5 मिल रहा है। एक 15 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, इसके अलावा हमको कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही। बच रही केवल हमारी 2 3 5, तो ये अलग अलग है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो 15 और 5 मिल रहा, तो 15 गुणे 5 कर देंगे, 15 पचे 75 हो जाएगा मेरा एचसीएफ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2016 से 17 में सभी शाखाओं में घड़ी की कुल ये दिया हुआ कलाई घड़ी की बिक्री के बारे में, जिसमें 2016-17 में कंपनी है एबीसी, 5 कंपनियां हैं, A1 A2 A3 A4 A5 करके यहाँ चार्ट दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2016 से 17 तक में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? 2016 से 17, ये 16 है और ये 17 है। यहाँ पे A1 में 2017 का नहीं बना हुआ है, ये इसी के बराबर है यहाँ 10-10 दोनों का। अब आइए सॉल्व करते हैं। 2016 से 17 तक सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात, तो हम टोटल जोड़ लेंगे। पहले हम 2016 का जोड़ लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा A1 में, ये 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो गया, 20 हो गया, और ये 25 हो जाएगा, 20 25 45 हो गया, और ये 15 60 हो गया, और ये 10 70 हो गया। टोटल मिल गया हमको 70। अनुपात लगाएंगे। अब 2017 का निकाल लेंगे सारी कंपनियों का, तो 17 का निकाल लेंगे। ये 17 ये ब्लैंक वाला है, तो यहाँ पे है 5, यहाँ पे 10 15, यहाँ पे 15 30, और यहाँ पे 30 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 60, और 20 80 5 85। नहीं ये हाँ जो है कहीं गलत हुआ है, एक सेकंड फिर से करते हैं। ये हो जाएगा 25, ये है 30 55, और ये 15 70, और ये 10 80, और ये भी ये मिटा हुआ था शायद, तो ये यहाँ तक है। क्वेश्चन बनाने में गलती हो गया है, ये यहाँ तक है 10 80 10 90, टोटल 90 हो जाएगा ये। तो ये 70, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 और 9 रेशियो आंसर आ जाएगा इसका। ये इसका मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन छापने में, ये वाला ये पूरा 10 है। फिर 2016 से 17 तक शाखाओं A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात। अब ये 2 ये रहा और ये 4 ये रहा। अब 2016 में देखिए 15, और A2 में है A4 में है 15, तो दोनों 30 हो गया। अब 2017 का देख लीजिए, A2 में है 10 और A4 में है 30, तो 30 10 40 हो गया। तो अनुपात लगा देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3:4 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट वेन आरेख पर आधारित है, इसमें जो है 3 भाषाएं हैं, कन्नड़ हिंदी और तेलुगु, जिसमें से एक शहर में से 1500 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें ये वेन आरेख दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सभी तीनों भाषाओं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अब तीनों भाषाएं जानने वाली व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अब देखिए इसमें जो तीनों गोले के अंदर आता हो वही नंबर है जो तीनों भाषाएं जानेंगे। तो 50 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों गोलों के अंदर आता है। इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों गोलों के अंदर आ रहा है। तो इसलिए तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 हो जाएगी। आंसर इसमें कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ा है।
अब केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या जो केवल इधर है गोले में 300, और ये 500, 800, और ये 250, 1050 हो जाएगा टोटल जोड़ देंगे तो। केवल एक भाषा जानने वाले लोगों की संख्या 1050। कह रहा है केवल दो भाषाएं जानने वालों, मतलब ये जो इसके बीच में है, ये देखो, ये दो भाषाएं जानते हैं, तेलुगु भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, 150, और ये भी 150, और ये 100, तो 150, 301, 400 हो जाएगा इसका आंसर। अब इस सवाल में देखो कई तरीके से पूछ सकता है, इसमें दिया हुआ केवल दो भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो केवल दो भाषा जानते हैं तो पूछ लिया। अब कह रहा दो भाषाएं जानने, अगर केवल न लिखता यहाँ पे, केवल लिख देता कि दो भाषा जानने वाले, कम से कम दो भाषा, यहाँ केवल के जगह लिख देता कम से कम दो भाषा जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो आप 50 को भी ऐड करते, क्योंकि कम से कम दो तो वो जानते हैं, क्योंकि वो तीन जानते हैं कम से कम, इसलिए कम से कम अगर लिखा होता यहाँ पे तो 50 भी ऐड कर देते, लेकिन केवल लिखा है तो इसलिए केवल हम यही वाला लिए। अब यहाँ श्रृंखला दी हुई है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा हुआ है, 9 है, फिर 31 है, फिर 97 है, 200, फिर इतना है। अब आप देखिए ये, अब इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे ध्यान से तो इसका लगभग 3 गुना लग रहा है, 9 त्रिक 27 प्लस 4 31 हो गया, 31 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 त्रिका 9, 93 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा। इसमें भी मतलब सब में देखो 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27 हो गया, और प्लस 4 जोड़ दिया गया इसमें, 27 4 31 हो गया। ऐसे इसमें 31 गुणे 3 करेंगे तो 93 हो जाएगा, और प्लस इसमें भी 4 जोड़ दिया गया है, 93 4 97 हो गया। अब 97 गुणे 3 करेंगे, 3 सते 21, और 3 9 27, तो 29, 291, और प्लस 4 जोड़ देंगे आप तो 295 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 295 में आप 3 से गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15, और 3 9 27, तो 3 9 27 है, 1 28, क्योंकि 15 आया था, एक कैरी के थे, और 3 दूनी 6, और 2 8, तो 885 हो गया, प्लस 4 इसमें जोड़ दिए तो 885 4 89 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। इसको गुणा करने का मतलब है नहीं, आप 889 में फिर गुणा करेंगे, 3 से प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन मेरा आंसर हो गया 889। ये क्वेश्चन देखिए आप कैसे होगा। 7 के बाद में लिखा हुआ 19, 12 7 19 होता है, और इसमें से अगर आप घटाएंगे, ये एक बार आप लिख के देख लीजिए यहाँ पे, 12 7 19, इसके बीच में डिफरेंस का रेशियो लग रहा है, और 43 में से 19 घटाएंगे, 13 में 9 गए, 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 24 हो गया। देखिए सीधा इसका 2 गुना लग रहा है, 12 9 24। अब 91 में से 43 घटा लीजिए, 11 में 3 गए, 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ 8 में 4 गए, 4 हो जाएगा। देखिए 48 मिल गया। अगर इनके बीच का अंतर देखेंगे तो पहला 12 है, दूसरा 24 है, फिर 48 से 12 9 24, और ये 24 9 48, तो ये 48 दुना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 96। अगर आप 91 में 96 जोड़ दीजिए तो 6 1 7 हो जाएगा, और 9 9 18 हो जाएगा, 187 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नत एक धारा के साथ 7.5 घंटा में एक दूरी तय करता है, जबकि उस धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में इतने घंटे लगते हैं। मतलब एक नदी में वो जा रहा है, तो 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, मतलब जो अगर नदी मान लीजिए नदी का बहाव इस तरफ है, तो उस दूरी को तय करने में उसको कितना घंटा लग रहा है, 7.5 घंटा। लेकिन अगर नदी का बहाव इस तरफ है, जैसे पहले बार वो गया तो नदी का बहाव इस तरफ था, और इसी तरफ उसको जाना था, तो कम टाइम लगा, 7.5 घंटा लगा। लेकिन अब नदी का बहाव इस तरफ है और आ रहा है इधर से, मतलब उसको ज्यादा दूरी ज्यादा ताकत लग रही है, तो इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है।
तो 10.5 घंटा लग गया उसको, पहले 7.5 घंटा लग रहा था। तो शांत जल में, अब कह रहा है अगर नदी शांत जल में तैर रहा हो तो इसका फार्मूला होता है, टोटल दोनों को जोड़ लेंगे, धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल, और इसके बाद में बटे 2 कर देंगे, तो 7, 10, 17 और 0.5 एक हो जाएगा, 18 हो जाएगा टोटल। मतलब आने और जाने में उससे 18 घंटे लगे, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसकी चाल हो जाएगी 9 घंटे लग जाएंगे एक तरफ से, और वो कह रहा है दोनों तरफ से ही शांत जल में यात्रा कर रहा है, तो 9 घंटे इधर से 9 घंटे उधर से, 18 घंटे टोटल उसको लग जाएंगे। देखिए शांत जल में उसे कितना समय लगता है उसको निकालने के लिए आप जल के विपरीत वाला और जल के अनुकूल वाला दोनों को जोड़ देंगे, इसके बाद 2 से आप डिवाइड कर देंगे, ये फार्मूला होता है, तो आपका 18 आ जाएगा, 9 आ जाएगा चाल उसकी शांत जल में। चाल नहीं आ जाएगा, समय कितना निकला उसको घंटा लग रहा है, और दोनों तरफ मिला करके शांत जल में होगा तो 18 घंटे लग जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, ट्रेन की गति 67.5 किलोमीटर घंटा है, स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का कितना है, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, और 9 सेकंड में एक खंभा है उसको पार करती है, और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब एक क्वेश्चन बड़ा है इंटरेस्टिंग है, देखिए एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, तो वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में जैसे खंभे को अगर पार करती है ट्रेन, मान लीजिए कोई खंभा है, तो ट्रेन ऐसे लंबी सी होती है, आई यहाँ इस खंभे के पास आई, फिर वो पूरी ट्रेन जब तक गुजर नहीं जाएगी तो उस ट्रेन की टोटल लंबाई, अगर खंभे को टोटल निकाला जाए, इस खंभे में 9 सेकंड लगते हैं, तो अगर खंभे को मान करके उसको निकाला जाए तो ट्रेन की लंबाई निकाल आएगी, लेकिन हमको निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे लगता है 29 सेकंड, लेकिन 9 सेकंड तो उसको अपने आप को पार करने में लग जाएगा, उस प्लेटफॉर्म में 9 सेकंड अपने आप को पार करेगी, बाकी कुछ दूरी प्लेटफॉर्म की होगी, तो अगर 29 सेकंड में से हम 9 सेकंड घटा दें, 29 सेकंड में से 9 सेकंड घटा दें तो 20 सेकंड बचा, जो कि वो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगाएगी, टोटल 20 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लगेगा। अब आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सबको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पे हम रख देंगे चाल कितनी है, यहाँ पे चाल लिखा हुआ है 67.5, अब बराबर ये चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए इसको कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए आप 5/18 से इसको भाग दे दीजिए। 5/18 क्यों होगा, क्योंकि मीटर को आप किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 आ जाएगा, और घंटे को आप सेकंड में बदलोगे तो 3600 सेकंड आएगा, और दोनों को सॉल्व कर लोगे तो 5/18 आ जाएगा। तो ये चाल हो गई। अब दूरी की जगह पे हम क्या रख देंगे, दूरी तो हमको ज्ञात नहीं इसलिए हम x रख देंगे, दूरी पता नहीं हो, टोटल दूरी बटा समय, समय सेकंड में लिखेंगे। अब 5/18 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, और किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि सेकंड में मीटर में आंसर पूछा है मेरा। अब ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है, तो जब बराबर का निशान लगा होगा और कोई संख्या गुणे में होगी तो यहाँ से कट जाएगी 20, ये कट जाएगा 10, और ये कट जाएगा 9, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18। अब आप इसको, इस 10 को आप उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 10 उधर चला जाएगा और ये 9x हो जाएगा। हम फिर से इसको लिख के दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से देख लीजिए आप, 10 जब उधर जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 67.5 का हो जाएगा 675 गुणे 5/9, सीधे डायरेक्ट x बराबर हो जाएगा 675 गुणे 5/9, x बराबर हो जाएगा टोटल, x बराबर 675
गुणे 5/9 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए इसको, 675 को, 9 सत्ते 63, 4 67 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब 75 × 5 हो गया, 75 × 5 को गुणा करेंगे तो आप 375 आ जाएगा आंसर आपका। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या है 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। तो 164 वो संख्या हम लिख लेंगे, 164 और 32 और 9 कितना होता है 41, तो 41 से भाग दे देंगे और छोटी संख्या 9 है तो 9 से गुणा कर देंगे इसको, या अभी ना करें बाद में कर देंगे तो सीधे 41 से ये 4 बार में कट जाएगा, 41 चौके 164 और ये 4 9 36 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अनुपात होता है, जो अनुपात का योग होगा तो वही संख्या के बराबर होगा, 32 9 41 हो जाएगा। 164 को 41 से हम भाग देंगे और फिर 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि छोटी संख्या को पूछा है, बड़ी संख्या को पूछा होता तो 32 से कर देते, तो आपका 9 चौक 36 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम 600 में से 552 नंबर कोई पा रहा है तो अंकों की जो है परसेंटेज पूछा है, कट ऑफ क्या होगा। तो 552 लिख लेंगे और टोटल नंबर है 600 और प्रतिशत इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कह रहा है प्रतिशत कट ऑफ क्या होगी, परसेंट निकालना होगा। तो ये डबल जीरो कट जाएगा और ये 6 से काट देंगे आप 552 को, 522 लिखा, सॉरी 552 नहीं, तो 6 से 6 8 48 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा और 48 4 52 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 6 7 42, तो ये कट जाएगा 522 को 6 से काटेंगे तो 87 आ जाएगा। तो 87% की आवश्यकता होगी 552 अंकों के लिए। अब दिया हुआ है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI = PRT/100 होता है एकदम। PRT मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1980 लिखा हुआ है। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% और कह रहा है टी 5 वर्ष में, तो टी की जगह 5 रख देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 से ये 2 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 2 से 4 बार कट जाएगा, 2 चौके 8 और ये 198 गुणे 4 हो गया, तो 4 और 8 32 हो जाएगा, सीधे 2 आ गया, आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए 792 आ जाएगा आंसर। 198 गुणे 4 बराबर 792 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का जो अंतर है, यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब कोई वस्तु है जिसमें अंतर, अगर उस वस्तु का अंतर जो है कॉस्ट प्राइस पे 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर इतना है, तो 15% और 9% की हानि हो रही है, मतलब 9% माइनस में हानि हो रही है, प्लस लाभ हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, तो इसके बीच का अंतर कितना है। तो अब अंतर 9 और 15 के बीच में 6 का अंतर नहीं निकाल लेंगे हम टोटल। देखिए ये 9 माइनस का है, ये माइनस भरेगा, माइनस प्लस में होगा तो 9 ये और 15 ये, टोटल 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा 24, तो 24 बराबर है अंतर किसके, यहाँ दिया हुआ है 768 के, 768 के 24 बराबर हो जाएगा 768 के, क्योंकि 15 और 9 के बीच का अंतर 24 है और यहाँ दिया हुआ है अंतर लिखा हुआ है अमाउंट, तो 24% हो जाएगा ना, ये 24% बराबर 768, क्योंकि 15% लाभ और 9% हानि दिया हुआ था, तो हानि जब 9% की भरेगी इसके बाद में -9 + 15, इन दोनों के बीच का अंतर 24 हो जाएगा।
ध्यान से समझिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 15 प्लस का है, ये -9 का है। तो -9 जब प्लस होगा तो 9 तो ये हो गया और 15 इसके बीच का अंतर, ये तो 15 9 24 हो गया, और 24% बराबर किसके है, 768 के क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको काट देंगे, 24 से काट देंगे सीधे इसको, 24 तिया 72 हो जाएगा, 4 76 48 हो गया, 24 दूनी 48 32 आ गया। तो 24 1% बराबर 32 हो गया, तो 100% बराबर 3200 हो जाएगा आपका। 100% इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं 100% बराबर 3200। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपया है। एक खिलौने का अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस 1800 रुपया है। बिक्री के दौरान 20% 15% की दो छूट दी गई। देखो 20% की छूट दी गई, मतलब अब वो 80% पे बिक रहा है, 80/100 लिख देंगे सीधे। और फिर एक छूट और दी गई 15% की, तो सीधे 85 हो जाएगा। 85/100 में से घटाएंगे, ये डायरेक्ट लगाने का तरीका है, 85/100 कर देंगे। अब ये आपका आंसर निकल आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कट गया। अब ये कट जाएगा 8, 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, ये 5 हो गया। और ये 5 से कट जाएगा 85, 17 पचे 85, 17 हो गया, नीचे पूरा खत्म हो, और ऊपर बचा है केवल 18, 4 और ये 17। तो 17 चौको 52 हो जाएगा, ये 4 बचा है, ये 17 बचा है। 17 चौको 52 गुणे 18, और 52 गुणे 18 करेंगे, ये देखिए 52 गुणे 18, 18 9 36, 18 9 36, नहीं सॉरी 17 और ये 4 है, तो 17 चौको 68 हो जाएगा। 17 चौको 68 और ये 18, एक मिनट, ये 68 है, ये 18 है, 18 और 68। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 18 अट्ठे 144 के 4, देखो एक ही ऑप्शन मिल गया मेरा, डायरेक्ट सीधे बी। लेकिन आप 68 और 18 को मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 18 अट्ठे 144 के 4, और कैरी कर लेंगे 14, और 18 छक्का 108, और 14 इसमें जोड़ देंगे, तो 8 4 12, ये सीधे 1224 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में 10% उसकी चाल रह गई। तो दोनों तरफ की चाल की औसत गति कितनी थी, मतलब टोटल दोनों चाल कह रहा है। तो 15 से गई और 10 से आई, दोनों का औसत पूछ रहा था, औसत का मतलब दोनों जोड़ के 2 कर दो, 15 10 25/2, मतलब 12.5%, मतलब 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x अनुपाते 9 है, तो x/9 लिख देंगे, और फिर दिया हुआ है डबल समानुपात 5/y दिया हुआ है, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो x गुणे y बराबर 9 पच्चे 45, आपका आंसर हो जाएगा 45 सीधे, ऐसे लिख लेंगे। अब दिया हुआ है 800 का 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला लगाएंगे, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपान 100, देखिए p इंटू 1 प्लस r अपान 100 की पावर n, अगर इसको लगा करके आप निकालेंगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा इसको आप सीधे निकालिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, मूलधन पे तो लगता ही है प्लस। तो मूलधन मेरा 800 है, 800 पे पहले साल 10% का ब्याज मिला, तो 800 का 10% हो जाएगा 80। अगर आप निकालेंगे 800 लिखेंगे गुणे 10/100, 800 का 10% कितना हो जाएगा, 800 गुणे 10/100 अगर आप लिखेंगे और फिर निकालेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, 8 दाम 80, तो 800 का 10% 80 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिखिए, पहले साल 80 रुपया उसको ब्याज मिला। अब देखो पहले साल 80 रुपया मिला, दूसरे साल भी 80 मिलेगा,
10% लग रहा है, लेकिन दूसरे साल इस ब्याज पे भी 10% मिलेगा। तो 80 का 10% कितना होता है? डायरेक्ट आप 8 लिख दीजिए, होता है, लेकिन आपको निकाल के हम दिखा रहे हैं 80 × 10/100 ब्याज। परसेंट निकालने के लिए डबल जीरो कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो टोटल कितना ब्याज मिला? 80 160 और प्लस 8 168 रुपये मिला। आपका डी आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर फार्मूले में निकालेंगे तब भी आएगा, और उसके लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। आप यहाँ पी की जगह, जैसे मान लीजिए ये तो छोटी वैल्यू है, लग जाएगी। पी की जगह 800 रखिए यहाँ पे, और 1 प्लस आर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बटे 100 लिखिए। तो यहाँ जीरो जीरो काटिए, 1/10 लिखिए, फिर 11/10 लिखिए, फिर 2 साल वो करके लग जाएगा तब भी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक 14 दिन में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान इसको भरने के लिए 35 दिन लगता है। अली इसे 12 दिन में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? एक सार्थक है कोई जो 14 दिन में भरता है, और विमान 35 दिन में भरता है, और अली 12 दिन में खाली करता है। अब तीनों का अगर एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 7 दूनी 14 होता है, ये 7 पच्चे 35 होता है ये, लेकिन 6 दूनी 12 होता है। तो एलसीएम इसका कितना आएगा? एलसीएम निकालने के लिए देखिए, इसमें नंबर थोड़ा कठिन मिल रहा है, तो आप ऐसे लिख लीजिए 7 × 2, और ये हो गया 7 पच्चे 35, और ये हो गया 6 दूनी 12। तो इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, इनमें 7 मिल रहा है, तो 7 दूनी 14 लिख लेंगे, प्लस 6 और 5 बच रहे हैं, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 14 तियां 42, 450 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम? 450 उसका एलसीएम हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 450 एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये टोटल काम हो गया, 450 काम उसको करना है। अब 14 से इसको डिवाइड करिए 450 को, तो 14 से डिवाइड करेंगे, नहीं 450 नहीं, 420 है। 14 तियां 42 हुआ था, 14 तियां 42, 420 है। तो ये 14 से अगर डिवाइड करेंगे 30 आएगा। मतलब सार्थक जो है, सार्थक 30 दिन में कर सकता है। और इसका 35 से आप डिवाइड करेंगे इसको, 42 को, तो कितना आएगा? 420 को 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 35 से यहाँ लिख लीजिए एक बार ऐसे छोटा सा, 420 डिवाइड बाई 35। अब सीधे 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 60 हो गया। और ये 5 से डिवाइड कर दीजिए 12, ये विवान का हो गया 12, विवान का 12। मतलब ये जो निकल रहा है ये एक दिन में करता है, एक दिन में 30 काम करेगा, विवान 12 काम करेगा। अब ये देखिए, ये 12 काम करता है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, क्योंकि 12 3 36, 4 40, 2 42, 4 2 8, 12 पंचे 60। ये सीधे अली का यहाँ लिख दीजिए 35। तो ये तो काम करता है 30 दिन में, भरता है, ये भरता है 12 दिन में, लेकिन ये खाली करता है अली 35 दिन में। एक दिन में 35 खाली करेगा, ये एक दिन का टोटल निकला तीनों का काम, एक दिन का काम यहाँ से निकला। यहाँ ये दोनों भर रहे थे जबकि ये खाली कर रहा था, तो इसको हम माइनस में कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस में करेंगे क्योंकि ये दोनों भर रहा था। तो अब इसको देखिए 30 और ये 12 कितना हो गया? 42। और 42 में से 35 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 42 में से 35 घटा देंगे, 35 5 40 तो 42, 5 2 7 हो जाएगा टोटल। मतलब 42, ये दोनों मिलके 42 भर रहे हैं, तो ये 35 खाली कर दे रहा है।
मतलब एक दिन में 7 ही भर जा रहा है। और टोटल काम 420 मेरा यहाँ निकला हुआ है, ये 420, और एक दिन में 7 काम हो रहा है, क्योंकि ये भर रहा है 42 और ये 35 खाली कर दे रहा है। तो जब 42 भरा और 35 खाली कर दिया तो 7 ही तो भर जा रहा है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 छक्के 42, मतलब 60 हो जाएगा इसका आंसर। 60 दिन, 60 दिन आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी था, लेकिन आप समझ लेंगे तो इजी रहेगा लगाने में। अब दिया हुआ है, दी गई संख्या को 24 से पूरी तरह, अब देखिए 24 से विभाजित करना है तो 24 का फैक्टर बना लेंगे, 8 गुणे 3 होता है, मतलब जो संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो 24 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिए पहले 3 से इसको विभाजित करके, 3 चौके 12, 2 14, 3 9 27, अब देखिए 44 बचा, 3 से नहीं विभाजित होगा। ये देखिए 3 8 24, 3 9 27 हो जाएगा, ये 28 18, 3 छक्के 18 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 2 5 26 हो जाएगा। नहीं कटेगा, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। इसको देखिए, 3 एकम 3, 1 4, 3 चौके 12, 1 13, 3 छक 18, 1 19, 3 छक 18, 1 19 हो गया, 3 पचे 15, 2 17, 26, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो पक्का यही विभाजित होगा, यही आंसर हो जाएगा। जब ये तीनों 3 से विभाजित नहीं हुए तो ये होगा 3 से भी, 8 से भी। अगर एग्जाम में जल्दी है तो इन तीनों को किए नहीं लगा, इसको कर लेंगे डायरेक्ट। अब इसको करके देखिए, 5 7, 5 2 8, 3 से डिवाइड करिए, 3 कम 3, 2 5 27 हो गया, 3 9 27 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, फिर 5, ये 2 हो जाएगा, बचेगा 22, 3 छक 18, 4 22, 1 सेकेंड गड़बड़ हो गया। अब करिए, 3 कम 3, 2 5 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 कम 3 हो जाएगा, 2 5, 2 बचेगा यहाँ, 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 1 22 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। अब देखिए 3 से पूरा विभाजित हो गया, तो इसका मतलब आंसर यही है। 3 से हो गया तो 8 से भी हो जाएगा। 8 से करके देख लीजिए अगर आपको जरूरत महसूस हो रही हो तो। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 1 57 हो जाएगा, 8 कम 8, 7 15 हो जाएगा, या 72 हो जाएगा, 8 9 72, और ये 8 कम 8, ये दोनों विभाजित हो गया, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर हो जाएगा।